हाय गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है हमारा क्लास 6 इतिहास चल रहा है। ठीक है, तो उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो आप लोग इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड है, मिल जाएगी। और ये हमारा सेकेंड पार्ट है, 7 से लेकर 11 तक आएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करिएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल हो या फिर एनटीपीसी, चाहे जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, यूपीएससी हो, जो भी है, उसके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 7, क्या नाम है? एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, एक अनोखा सम्राट जिसने क्या किया था? युद्ध का भी त्याग किया था। हमारे देश में ऐसे भी सम्राट हुए हैं जिन्होंने युद्ध का क्या किया था? त्याग कर दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले की थी। कितने सौ साल? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य ने क्या की? चाणक्य या कौटिल्य दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है। एक और नाम आता है शायद विष्णुगुप्त। ये तीनों चाणक्य का ही नाम है। ठीक है, उन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त की सहायता की कि इस साम्राज्य में, तथा चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। ठीक है, वो क्या थे? चाणक्य क्या थे? चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री भी थे। ठीक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? चाणक्य ने। ठीक है, और नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार भी रहा करते थे। ठीक है, गांव में किसान पशुपालक थे। मध्य भारत से ज्यादातर इलाके गांव में संग्राहक और शिकार करके जीविका चलाते थे। ठीक है, मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जो यूनान राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। यूनान के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। उन्हीं का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ठीक है, वो किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उनके साम्राज्य में। ठीक है, और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? इंडिका है, याद रहेगा। साम्राज्य की राजधानी क्या क्या थी? साम्राज्य की राजधानी पहले पाटलिपुत्र, फिर उज्जैन, फिर तक्षशिला। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। ठीक है, और चलिए देखते हैं प्रशासन। और उज्जैन का तो जानते ही हैं, और तक्षशिला का भी। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, मतलब साम्राज्य बहुत बड़ा था इनका। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो वहाँ मतलब अलग अलग हिस्सों पे शासन करने के लिए अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र उसके आसपास के इलाकों पर सीधा किसका नियंत्रण रहता था? तो सम्राट का। ठीक है, सम्राट का। इसका अर्थ हुआ गांव, शहरों, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। ठीक है, पाटलिपुत्र में आसपास किसका नियंत्रण रहता था? तो सीधा सम्राट का होता था। और गांव शहर के किसानों और पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करते थे? अधिकारी नियुक्त करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं तक्षशिला, उज्जैन। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों, इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, मतलब जो छोटे छोटे थे
प्रांत थे, छोटे क्षेत्र थे, वहाँ राजकुमार को क्या बनाकर भेजा जाता था? राज्यपाल। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम से कंबल मिलता था, ठीक है, और दक्षिण से क्या मिलता था? कीमती सोना पत्थर, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं जिन्होंने युद्ध का त्याग किया था, जो अनोखा सम्राट थे, उनका नाम भी आ गया, अशोक सम्राट, ठीक है। अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। वो ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। इनकी दो लिपि में है, ठीक है। प्राकृत एक भाषा है और दूसरा ब्राह्मी लिपि में है। अशोक का कलिंग युद्ध तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग किसका प्राचीन नाम है? तो उड़ीसा का, ठीक है, याद रहेगा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि भविष्य में कभी वो युद्ध नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? सम्राट अशोक, ठीक है। किस युद्ध में? कलिंग में। कलिंग आज का क्या है? उड़ीसा है, ठीक है। अब देखते हैं अशोक का धर्म क्या था, ठीक है। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उन्हें उनका कर्तव्य अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, ठीक है। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चलिए देखते हैं चैप्टर 8 क्या है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी है, ठीक है। बट उसमें से मुख्य पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वही इसमें दिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। उस समय क्या था? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर भी थी। लोहे के औजार और खेती, ठीक है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापसाड़ कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल किया जाता था, मतलब इस्तेमाल शामिल है, ठीक है। कृषि उत्पादन में बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम भी थे। कृषि के विकास में नए नए औजार तथा रोपाई में महत्वपूर्ण कदम थे। इसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब और क्या कृत्रिम जलाशय भी बनाए गए थे। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित जलाशय हो उसे हम कृत्रिम कहेंगे, ठीक है। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी जो बेलला कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बेलला कहलाते थे। साधारण हलवाओं को उरवाड़ और भूमिहीन मजदूर दास कडेसियार और आदिमई कहलाते थे, ठीक है। तमिल क्षेत्रों में बड़े भूस्वामी जो थे उन्हें क्या कहते थे? बेलला, ठीक है। साधारण हलवाओं को क्या कहते थे? साधारण हलवाओं और उड़वाड़ों को और भूमिहीन मजदूर को दास, कडेसियार और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में देख लेते हैं। ग्राम भोजक, ठीक है। गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। अब ग्राम भोजक क्या होता है? तो गांव का उस समय का प्रधान होता था।
ठीक है। वो कोई व्यक्ति होता था जो ग्राम भोजक होता था, ठीक है, प्रधान के रूप में। यह गांव का प्रधान होता था। क्या होता था? गांव का। और अक्सर यह परिवार के लोगों को इस पद तक कई पीढ़ियों तक रहते थे। मतलब एक ही परिवार के लोग इस पद पे कौन से पद पे? ग्राम भोजक के पद पे, ठीक है। ऐसे मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग को ये नाम याद हो जाए। और किसके समय की बात हम कर रहे हैं? अशोक के टाइम की, ठीक है। अशोक के टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होते थे? ग्राम भोजक होते थे, जो प्रधान होते थे। कई उनके एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक एक अनुवांशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूस्वामी होता था। अपने जमींदार पर दास मजदूरी से क्या करता था? काम करवाता था। और यह गांव में कर वसूलता और राजा को देता था। कभी कभी न्यायाधीश, पुलिस का भी काम करता था। स्वतंत्र कृषक ये कौन थे? ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? गृहपति। अब पूछा जाए गृहपति किसे कहते हैं, किस टाइम पीरियड में है, तो आप बता सकते हैं अशोक के समय में, ठीक है। और यह स्वतंत्र कृषक थे, ठीक है। इन में ज्यादातर छोटे किसान ही थे, ठीक है। छोटे किसान थे, उन्हें गृहपति कहते थे। और जो जमींदार थे, ग्राम के प्रधान, मतलब ग्राम भोजक। दास या क्रमकार, दास या क्रमकार, इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। अब मान लीजिए जो दास था या कर्म करने वाले थे, जो कार्य दूसरों की करते थे, उनके पास जमीन नहीं होती थी। दूसरों की जमीन पर क्या करते थे? कार्य करते थे। कुछ लोहा, यहाँ क्या रहेगा? कच्छ लोहा, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार। कुछ दास क्रमकार भी थे। संगम साहित्य देख लेते हैं। तमिल में प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल में प्राचीन रचनाओं को क्या कहते हैं? तमिल भाषा में संगम साहित्य। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। यह साहित्य इसलिए कहा जाता है, यह संगम साहित्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया है। मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका क्या किया गया है? संकलन किया गया है, ठीक है। इसलिए इन्हें संगम साहित्य कहते हैं। आहत के सिक्के, ये पुराने आहत के सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियां, आहत क्रम बनाए जाते थे। बनाए जाने के कारण इन्हें हम आहत के सिक्के कहा जाता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल से ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा, ठीक है। उदाहरण के लिए मथुरा तो था 25 साल से ज्यादा एक महत्वपूर्ण नगर रहा। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी ओर राजधानी बनी। कुषाणों मतलब 2000 साल पहले कुषाण आए थे, जिनकी मथुरा क्या बनी? दूसरी राजधानी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा, ठीक है। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरा स्थल में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहा जाता है। उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के ऊपरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ में बनाने में लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। काम परीक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, मील का वितरण करना था। सूक्ष्म निरीक्षण क्या थे? अमीर कमेडू मतलब पुदुचेरी 2200 साल से 1900 साल पहले एक पतन था। क्या था? पतन था। यहाँ दूर दूर से जहाजों से सामान उतारे जाते थे। मतलब जहाँ जहाजों के सामान उतारे जाते थे, उन्हें क्या कहते हैं? पतन। इस स्थान से भू
मध्य सागरीय एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें तेल या शराब जैसे तरल रखे जाते थे। ये हमारा चैप्टर 9 है। ठीक है। व्यापारी, राज्य और तीर्थयात्री। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। कौन? दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे क्या कहा जाता था? काले सोने के नाम से बुलाते थे। ठीक है। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पर पहुंचाते थे। समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम में पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, सोने के सिक्के मिले हैं, जो रोम में व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते चलते कुछ अरब सागर, कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका या अरब पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप में के दक्षिणी भाग पर बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार, नदी, मैदान है। ठीक है। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय एक प्रदेश है। कहाँ है? दक्षिणी भाग में, उपमहाद्वीप के। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार, नदी और क्या है? मैदान है। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान क्या है? सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदान क्या है? सबसे उपजाऊ है। संगम, मूवेंदार तमिल शब्द जिसका अर्थ है 3 मुखिया, चोल, चेर तथा पांडव, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। एक नॉर्मल नहीं, दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरे अंदरूनी हिस्से में था। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर मैं पढ़ना चाहूंगी। संगम मूवेंदार तमिल शब्द जिसका अर्थ 3 मुखिया। पहला चोल, चेर तथा पांडव, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से बहुत महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्रों में से 2 क्या थे? बहुत महत्वपूर्ण थे। 6 केंद्र था जिसमें से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन, पुहार, कावेरी पट्टनम। दूसरा पांड्यों का राजधानी मदुरै। ठीक है। चोलों का पतन जहाँ माल उतारा जाता था, पुहार मतलब कावेरी पट्टनम में, और दूसरा पांडव की राजधानी थी मदुरै। ये मुखिया लोगों के नियमित कर के बजाय उपहार की मांग करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों बाद पश्चिम में भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री करड़ी था। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। उसकी माँ कौन थी? गौतमी बालश्री। द्वारा दान किए गए अभिलेखों से पता चलता है। रेशम मार्ग की कहानी देख लेते हैं। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करने एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़ों से कच्चा रेशम निकालकर सूत, कताई और फिर उसे कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कितने 100 साल पहले? 7000 साल पहले।
यह तकनीक और उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीन ने इस तकनीक को बाकी दुनिया वालों से क्या किया, छुपा के रखा। चीन यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते वह रेशम सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे एक रेशमी कपड़े क्या करते थे, भेजते थे। पश्चिमी एशिया के शासकों को क्या करते थे, चीनी शासक ईरान और पश्चिमी दोनों के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे, कुषाण थे। शासकों में कौन थे, कुषाण थे। बौद्ध धर्म का प्रसार, अब देखते हैं बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क था। कुषाणों के, अब कोई पूछे कनिष्क कौन सा, किस वंश का राजा था, तो कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश का था कनिष्क, कुषाण वंश। कितना अच्छा है, क से कु, आकर से कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया और एक बौद्धिक परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा विमर्श करते थे। बुद्धि की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित्र के रचनाकार थे, कौन थे, अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष एक अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास, बौद्ध धर्म में महायान का विकास। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति, निर्वाण प्राप्ति पेड़ की मूर्तियों द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन, बोधिसत्व में आस्था को लेकर अपना बोधिसत्व जो ज्ञान प्राप्ति के एक बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन वे शिक्षा और मदद के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक क्या हुई, फैल गई। दक्षिण पूर्व में की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक इसका प्रचार हो गया, बौद्ध धर्म का। तीर्थयात्री देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे भक्ति की शुरुआत। भारत में यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, क्या नाम था, फासियन, काफी प्रसिद्ध है ये। ठीक है, 1600 साल पहले भारत आया था। वेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था। ठीक है, उसके बाद 50 साल पहले, ठीक है, भारत आया था। सॉरी, 50 साल पहले तो नहीं रहना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, इसका वो जो सिंह भारत आया था, कब आया था, तो 671 ईसा पूर्व से 695 ईसा पूर्व तक, ठीक है, रहा। मतलब कि 1350 ईसा पूर्व, 1350 साल या 1374 साल पहले कौन, ईता सिंह भारत आया था। ये नहीं रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, 1350 या 1374, ठीक है। और कब से कब तक, 671 ईसा पूर्व, ठीक है, और क्या 695, ठीक है, ये रहेगा। इस यहाँ 50 से थोड़ी मिस्टेक है, ये गलत दिया है। चलिए देखते हैं। भक्ति की शुरुआत, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ। भक्ति की शुरुआत, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, जिससे हिंदू धर्म की एक जो क्या हुई, हिंदू धर्म की एक प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवताओं शामिल हैं। भक्ति के मार्ग और
चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में की गई है। ठीक है, कहाँ की गई है? भागवत गीता में। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक है, आप लोग इस मिस्टेक को मैं एक बार और रिवीजन कर देती हूँ। ठीक है, 1350 ईसा पूर्व से 1374 होगा। ठीक है, और वो कब आए थे? तो 671 ईसा पूर्व से वो कब तक रहे थे? 695 तक। ठीक है, इतने वर्षों तक रहे थे। ठीक है, और इतना साल हो गया उनको भारत आए हुए, इतना साल पहले वो भारत आए थे। ठीक है, ये सही डेटा है। ठीक है, और ये हमारा जो 50 है ये गलत डेटा है, तो इस चीज़ को मत याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, जो मिस्टेक है मैं उसको सुधार करवाते चलूँगी। अब देखेंगे चैप्टर 9 पार्ट 9 नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य प्रस्थितियाँ मतलब प्रशंसा। यह एक विशेष किस्म का क्या है? अभिलेख है, जिसे प्रस्तुति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तुतियाँ, मतलब प्रस्तुतियाँ पढ़ रहे हैं जिसे हम प्रस्तुति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द से है, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रशंसा। प्रस्तुतियाँ लिखने का भी प्रचलन था। समुद्र, जैसे कि समुद्रगुप्त की क्या थी? प्रस्तुति थी। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि मंत्री रहे हरिसेन ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि ने भरपूर क्या की है? प्रशंसा की है। किसकी? समुद्रगुप्त की। किसमें की है? समुद्रगुप्त की प्रस्तुति में। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। आर्यावर्त के 9 शासकों में शासकों को समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। पहला तो ये हो गया। दूसरा, दक्षिणापथ के बाहर शासक आते हैं। दक्षिणापथ के बाहर शासक 12 के 12, यहाँ क्या है? 12 पढ़ने में मिस्टेक हो गया है। 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था। इसमें कौन कौन से? असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के में कई गढ़ या कई संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। चौथा क्या है? कुषाण और शक वंश श्रीलंका के शासक थे। कुषाण तथा शक वंश और श्रीलंका के शासक इसमें शामिल थे। ठीक है, उन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। ये सारे लोग थे, श्रीलंका के शासक भी थे, कुषाण भी थे, शक वंश के भी थे। ठीक है, और अपनी पुत्री का क्या किया? समुद्रगुप्त से विवाह भी उससे किया। ठीक है, समुद्रगुप्त से। अब देख लेते हैं विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में संवत की क्या की स्थापना की थी और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस समय? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, वंशवालियाँ अधिकांश प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की क्या थी? राजकुमारी थी, लिच्छवीगढ़ की थी। पिता चंद्रगुप्त वंश के
पहले शासक थे जिन्होंने महाधिराज जैसे उपाधियां धारण की। समुद्रगुप्त ने भी ऐसी उपाधियां धारण की थी। हर्ष चरित्र देख लेते हैं। 1400 साल पहले हर्षवर्धन के शासन, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी संस्कृत में उनकी जीवन हर्षचरित्र लिखी। इसमें हर्षचरित्र की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक वर्णन है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत क्या किया है, वर्णन किया है। थानेश्वर के राजा बने। मगध बंगाल को जीतकर पूर्व में भी सफलता मिली थी। दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया, रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय की, चलिए फिर इनकी प्रस्तियां देख लेते हैं। प्रस्तियां देख लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण क्या थे, राजवंश थे। पल्लवों का राजधानी कांचीपुरम। पल्लवों का राज्य राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र कावेरी नदी डेल्टा तक क्या था, फैला था। जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी यहोल थी। अब यहोल कैसा शब्द है, ठीक है, ऐसा मन में आए तो अगर एग्जाम में आए यहोल किसकी राजधानी थी, तो आप लोग पढ़े हैं तो लगा सकते हैं चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह क्या हुआ, धार्मिक केंद्र बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। उनके बारे में उनके दरबारी रवि कृति द्वारा रचित प्रस्ति से पता चलता है। रवि कृति के अनुसार उन्होंने पूर्व से पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलता था, प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नगर बदलाव में आए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय, कुछ अनुवांशिक बन गए। ठीक है, कुछ प्रशासनिक बने और कुछ अनुवांशिक बन गए। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति बहुत बोलबाला था। एक नए प्रकार की सेना सामंत भूमि से कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही युद्ध के लिए क्या करते थे, हथियार जुटाते थे। कौन, सामंत। दक्षिण के राज्यों में राज्यों में, यहाँ राज्यों नहीं रहेगा, राज्यों रहेगा। दक्षिण के, एक मिनट, यहाँ आ का मंत्रा लगा देते हैं। दक्षिण राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक ब्राह्मण भूमियों का संगठन के लिए सभा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, ठीक है, दर्शन मंदिरों की देखरेख आदि की काम करती थी। नगरम, ठीक है, व्यापारियों के संगठन का नाम था नगरम। संभवतः इस सभाओं में धनी, शक्तिशाली भूमियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम। अब देखते हैं पाठ 11, लास्ट चैप्टर है। ठीक है,
तो इमारतें, चित्र तथा किताबें देख लेते हैं। लौह स्तंभ महरौली, दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों कुशलता का अद्भुत उदाहरण है, जिसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसको बनाने में की समय की जानकारी हमें खुद अभिलेखों से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसे जंग नहीं लगा। लोहे का स्तंभ है, ठीक है, लोहे के स्तंभ में जंग न लगे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो 1500 साल पहले बना लोहे का स्तंभ कहाँ, जो महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है, ठीक है। और किसने बनाया? भारतीय शिल्पकारों ने। उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की शुरुआत कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे, तो कभी बड़े छोटे। इन सब में एक समानता थी। प्रायः स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध और उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी, राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कई चीजें, कीमती पत्थर, सिक्के भी रखे रहते हैं। अब आप लोग जाके तोड़ फोड़ नहीं करने लगिएगा कि बहुत देखा जाए क्या क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होता है जो बना है स्तूप। इसमें इसे क्या कहते हैं? धातु मंजूषा भी कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में कल में यह गुंबदनुमा ढांचे की तरह से पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रथछिद्र पद कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से क्या किया जाता था? घेर दिया जाता था। उन्हें ही वेदिका कहते हैं। रेलिंग को जिसे घेरा जाता था उसे वेदिका कहते हैं। सांची का स्तूप देख लेते हैं। मध्य प्रदेश इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण भी किया गया। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों उसके काफी ऊंचाई तक किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों के मंडप नाम की एक जगह होती थी जहां सभागार होता था, जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एडोल का मंदिर। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। यह पत्थर काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटी, फर्शों तथा छतों के आकार दिया जाता था। मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर यह सही जगह उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था, क्योंकि बहुत भारी होता था। पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले तमिल भाषा एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, क्या है नाम? सिलपदिकारम, जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। इलांगो नामक पुरानी कहानियाँ। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन है, जिनमें विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं की जुड़ी कहानियाँ हैं। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत, रामायण लंबे अरसों से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारत दोनों ही व्यास के नाम ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत में रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, मैंने नहीं माने जाते हैं। विज्ञान की पुस्तक। इस समय में गणितज्ञ, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, संस्कृत में आर्यभट्ट
नाट्यम नामक पुस्तक लिखी, उन्होंने लिखा दिन रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि सूर्य रोज निकलता है, डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। शून्य का खोज। भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए चिन्ह का आविष्कार किया। यह प्राचीन आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक चरक और चरक संहिता लिखा। औषधि प्रथम शताब्दी ईस्वी और दूसरा क्या है सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सक चौथी शताब्दी ईस्वी। हाय गाइस, तो ये चैप्टर ये बुक क्लासिक्स का इतिहास कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।